विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आशा रखता हूँ कि आप सही ढंग से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम आपकी आने ही वाली है। इसलिए आशा रखता हूँ और साथ साथ आपको विनती भी करता हूँ कि आप पढ़ाई में अपना मन लगा के रखिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है हम रूबरू नहीं मिल रहे, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन जहाँ तक संभव है हम हमारी ओर से सब कुछ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने 12 लेसन देख ली है, मैंने कहा है कि जो वैसे 11 लेसन है, लेकिन शायद 12वां पिछली बार था, इसलिए मैं 12th लेसन तक मैंने आपको सारे चीज़ क्वेश्चन आंसर या वगैरह सब दे दिया है। जो पेपर का फॉर्मेट होता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त इस हिंदी में से फर्स्ट सेम के लिए आपको जो स्टडी करना है वो ये है पहला प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 और 63, पान नंबर 62 और 63 पर प्रयोजन मूलक हिंदी दिया गया है। अब ये प्रयोजन मूलक हिंदी माने क्या कि हिंदी भाषा का आज संचार माध्यम में जिस तरह से संचार माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, और उसको फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं और हिंदी का उसमें किस तरह का प्रयोग होता है, इसकी बात यहाँ पर करनी है मेरा। तो इसे हम प्रयोजन मूलक इसके चीज में उपयोग में आने वाला हिंदी, और इसके बाद हम देखेंगे 3 ऐसे लेसन कि जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको, और आपको सही ढंग से उसको समझने हैं और याद भी रखने, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए, लेकिन किसी प्रकार का क्वेश्चन आंसर पूछा जा सकता है। तो अभी हम देखने जा रहे प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में पहला है संचार माध्यम। अब ये संचार माध्यम मतलब क्या? संचार करना माने एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ भेजना, उसे संचार कहना कहते हैं। कुछ मूवमेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, सम मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड संचार। तो प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उसका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग में जानकारी फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। तो इस साइकिल, मोटर, ट्रक से जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। डिजिटल स्वरूप मतलब आप जानते हैं, जो आप मोबाइल के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसे या तो कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा डिजिटल भाषा है, इसलिए इसको डिजिटल स्वरूप कहते हैं। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। क्षण भर में का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने में दूसरे कोने में पहुंच जाती है। तो आज समाचार फैलने में कोई देर नहीं लगती। इसकी वजह क्या है? इंटरनेट के कारण है। और अब हम ऐसे कुछ प्रचार प्रसार के माध्यमों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, इसमें से पूछा क्या जाता है, तो किसी भी एक चीज़ को लेकर शॉर्ट नोट पूछी जाती है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, और गवर्नमेंट का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें ऐसा ही था कि किसी भी एक चीज़ को, मतलब कि समाचार पत्र पर आप शॉर्ट नोट लिखिए, या तो आकाशवाणी पर लिखिए, या तो दूरदर्शन पर लिखिए, STD, IST, PCO पर लिखिए, कंप्यूटर पर लिखिए, DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर लिखिए, या तो ईमेल पर लिखिए। तो इसमें से कोई भी शॉर्ट नोट आपको पूछी जा सकती है। मैं वैसे पढ़ने का पढ़ता हूँ यहाँ पर, लेकिन इसमें ज़्यादा खासकर आपको कुछ समझाने का बात नहीं। ऐसा कुछ कठिन शब्द आया तो मैं समझाऊंगा, बाकी ये सारी चीज़ आपको लर्न करनी की, क्योंकि 3 मार्क में एक शॉर्ट नोट, इसमें से कोई भी एक शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। तो पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र जन संचार का मुद्रित माध्यम है। कैसा माध्यम है? मुद्रित माध्यम, प्रिंटेड।
मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटना से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र में तो हमारे जीवन का समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के क्षेत्र में भी समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आ जाते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इसके साथ बांग्ला और उर्दू में भी समाचार निकलते थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने ईस्वी सन 1913 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। वे आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। वह लोगों में प्रत्यायन का प्रबल साधन था। प्रत्यायन माने दूसरा रिफ्लेक्ट करना, उसे प्रत्यायन कहते हैं। तो प्रत्यायन का प्रबल साधन था। समाज में जो घटना हो रही है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना, उसके सामने रखना। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों में कैसी थी उसका पता इन समाचार पत्रों से हमें चलता है। तो इस समाचार पत्र के बारे में शॉर्ट नोट हुई, काफ़ी कुछ जानकारी इसमें है और किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि यदि आप सारी शॉर्ट नोट्स लर्न कर लेते हो तो किसी भी प्रकार का प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप काबिल रहते हो। अब दूसरा है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी भारत में सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी को विशेष यंत्र के द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार तथा अन्य कार्यक्रम और तथा विज्ञापन भी सुनते हैं। अब बारी आती है दूरदर्शन के प्रसार माध्यम का तीसरा स्वरूप दूरदर्शन। तो सन 1926 में JL बायड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम था। दृश्य माने दिखाई देने वाला, श्राव्य माने सुनाई देने वाला, जिसे हम देख सकते हैं, जिस माध्यम से हम देख भी सकते हैं घटना को और सुन भी सकते हैं, उसे दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर पर छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहला प्रसारण केंद्र कम थे। अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्या बढ़ी। अब केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेल कूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं और टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो जाती है। वैज्ञानिक शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ प्राप्त होता है। तो टेलीविज़न किस तरह से हमें आसपास की खबरों की जानकारी तो देता ही है, क्या क्या घटना घटे, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है और आनंद प्रमोद के साधन के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन भी आई कि इसका औचित्यपूर्ण उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमारी आंखें कमज़ोर हो सकती है। अब IST
एसटीडी, आईएसडी और पीसीओ। एसटीडी का पूरा नाम है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग और पीसीओ का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। पीसीओ के द्वारा हम इलाके में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन का निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट यानी निजी फोन डिवाइस या तो साधन रखते हैं, पर पीसीओ के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फोन पर बात कर सकता है या तो फोन से बात कर सकता है। एसटीडी से विस्तार का कोई एक कोड नंबर दिया जाता है। एसटीडी में विस्तार का कोई एक कोड नंबर, यानी पीसीओ को हम देखें तो राजूला में, चलो आपको बात करनी है तो उसके लिए राजूला में जो कोई भी ऐसा फ़ोन है, फिक्स फ़ोन की यहाँ पर बात होती है, मोबाइल फ़ोन की बात नहीं होती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन भी उपयोग में आ सकता है, लेकिन यदि फिक्स फ़ोन भी है, पहले के समय में आपने देखा होगा, आप तो अभी के समय में है इसलिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन पहले एसटीडी और पीसीओ बूथ का बहुत ही बड़ा महत्व रहा करता था, क्योंकि लोगों के पास ये हैंडसेट मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, तब दूसरों का संपर्क स्थापित करने के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। तो पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस है जिसमें एक सीमित स्थान में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ फ़ोन के द्वारा संपर्क स्थापित हो सकता है, जबकि एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी और कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीद कर पीसीओ खोल सकता है। स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकते हैं। हर शहर राज्य का अलग कोड होता है। आपको मालूम है हमारा राजूला का कोड अलग है, 02796 ऐसा कुछ है। तो दूसरे देखने जाए तो बगसरा का अलग होता है, धारी का अलग होता है, जूनागढ़ का अलग है, भावनगर का अलग है, क्योंकि वो एक विस्तार है। तो पहले यदि मान लो मुझे यहाँ से किसी व्यक्ति के साथ मैं फिक्स फ़ोन की बात कर रहा हूँ, याद रखना, तो उसमें मुझे मान लो फिक्स फ़ोन नंबर पर ही एक व्यक्ति का कांटेक्ट करना है भावनगर में, तो मुझे पहले भावनगर का जो एसटीडी कोड है वो लगाना पड़ता है। उसके बाद जिस व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूँ उसका नंबर डायल किया जा सकता है। अब तीसरा आईएसडी में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इससे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधियों तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती है। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रचलन कम हो गया है। जिसमें मैंने कहा कि अब ये कुछ देखने को नहीं मिलता है। ये संचार माध्यम में अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। पहले इनका बहुत महत्व था, आज तो कहीं पर भी ये दिखाई देते नहीं है, क्योंकि मोबाइल का बोलबाला बढ़ गया है। अब दूसरा जो इसके बाद का जो संचार माध्यम का साधन है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है, जो आप संस्कृत में भी जानते हैं, संगणकम। तो उसका शब्द हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह है, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई से भी संचित करता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमेन नामक वैज्ञानिक की देन है। सन 1642 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरानगाट फेक्ट ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जा सकता है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्य एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध है। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया जा गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संगीत, पत्रकारिता,
सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमानों से होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब डीटीपी मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रा एवं प्रकाशन जगत में जबरदस्त क्रांति हो गई है कंप्यूटर के कारण। तो डीटीपी के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर का पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच मीन्स स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटर के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर यानी बिंदु मुद्रक तथा बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है। तो ये डीटीपी किस तरह से संचार माध्यम में एक उपयोगी साधन है उसके बाद। और अब अंत में ईमेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1970 तक इस प्रकार के संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए हैं। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना ज़रूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवरी करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजना या भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी जो बातें मैंने बताई आपको, ये प्रयोजनमूलक हिंदी में किस तरह से प्रचार प्रसार माध्यम में इन सारे माध्यमों का अपना एक स्थानीय योगदान और किस तरह से बारी बारी ये समाज में आए हैं। आप जानते हैं पहले समाचार पत्र शुरू हुए, फिर आकाशवाणी आई, फिर दूरदर्शन आए, उसके बाद STD-PCO चालू हुए, फिर कंप्यूटर आए, कंप्यूटर के माध्यम से फिर DTP और उसके फिर ईमेल का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है, साथ साथ लर्न भी करना है जैसे मैंने कहा, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें पूछी जा सकती है, एनीथिंग। So you have to be ready with all the details which is given for a particular media, and according to that you have to learn, because they are asking mainly, last time it was asked for in the form of the short note. So you please learn it very well. अभी मैं आपको फिर से याद दिलाने जा रहा हूँ पत्र लेखन, क्योंकि हिंदी में पत्र लेखन का भी बड़ा महत्व है। पेपर में 5 मार्क या 3 मार्क के लिए पत्र पूछे ही जाते हैं। तो पत्र लेखन में आपकी कोई गलती ना हो, इसलिए मैं सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको वापस याद करवाना चाहता हूँ। तो क्या क्या होता है, पत्र लेखन का फॉर्मेट क्या है। अब देखो, आप जो 2 नमूने हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पत्र लेखन की शुरुआत दाईं ओर से हुई है और तो दाईं ओर उसका समापन हुआ है। और यदि आप नए फॉर्मेट के अनुसार बाईं ओर से करना चाहते हैं तो बाईं ओर ही समापन होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो पत्र के नमूने दिए गए हैं वो औपचारिक पत्र के नमूने हैं। अब अनौपचारिक मिस की ये जो पत्र है वो किसी विभाग को, खास करके सरकारी विभाग के साथ या तो दूसरे कोई विभाग के साथ जब हम पत्राचार करते तो उसके नमूने आपको दिए गए। अपने मित्रों के साथ जो होता है हमारा पत्र व्यवहार, उसके नमूने यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो आपकी जानकारी में है ही। वहाँ भी ऐसा ही होता है कि पहले जो पत्र पाने वाला है, मैंने उसका जो लिखने वाला है उसका नाम वगैरह सब होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इस पत्र के आधार पर ही देखा, पत्र अभी मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पत्र का एक जो इतिहास है वो भी इसमें दिया गया है। राजपूत सामंत पृथ्वीराज
का राजा प्रताप को पत्र लिखा। राज मतलब फिर कर्णावती, यहाँ पर कर्मावती है, शायद कर्णावती नाम था, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन कर्मावती का हुमायूं की सहायता के लिए पत्र लिखा। जवाहर ने प्रियदर्शी को पत्र लिखे। गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पत्र लिखे। ये सारे पत्र आज दस्तावेज बन चुके हैं। पहले ये मान ली आप इतिहास में जाने तो आपको ये पत्र तो बहुत ही फेमस है कि जब रानी कर्णावती ने हुमायूं को मदद करने के लिए पत्र लिखा था और हुमायूं उन्हें बहन मानकर पत्र पढ़कर उसकी सहायता के लिए पहुंचता भी है। फिर जवाहरलाल ने प्रियदर्शिनी मन की इंदिरा जी को पत्र लिखे थे। गांधी जी ने भी कहीं पत्र लिखे थे, लेकिन ये सारे उनके पत्र व्यवहार जो आज दस्तावेज का स्वरूप बन गए। अब पत्र के जो प्रमुख अंग है उस पर हम ध्यान दें तो पत्र लिखने वाले का पता एवं दिमाग, जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है। अब कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए बाईं ओर भी रखा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। फिर संबोधन, निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है। निजी या व्यक्तिगत माने अपने मित्र के साथ पत्र, या तो दूसरे कोई मान लीजिए जब हम दूसरे व्यक्ति को पत्र, दोनों के संबोधन में अंतर होता है। निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय आदि। ये सब जो भी है, पूज्य, पूज्या, पूजनीय, माननीय। और छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव, छोटा है यदि तो ऐसे संबोधन का प्रयोग होता है। याद रखिए ये सारे पत्र के अंग है और ये आपके पत्र में मिलने चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको मार्क मिलते हैं। तो पहले आपका पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक, इसके बाद संबोधन, संबोधन के बाद पत्र का विषय। तो पत्र का विषय वैसे व्यावसायिक पत्रों में खास करके महत्वपूर्ण होता है। बाकी तो जो हमारा निजी पत्र है तो उसमें तो हम एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावना है वो व्यक्त करते हैं। फिर अभिवादन, तो सरकारी या तो व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है, वहाँ तो सिर्फ बहुवचन है और योर्स ओबीडियंट ऐसे जो है अभिवादन। अभिवादन यहाँ पर जो ऊपर जो किया जाता है उसे अभिवादन, यहाँ तो समापन है। मैं थोड़ा समापन का भूल गया। तो अभिवादन सरकारी पत्रों में इसकी कोई परंपरा नहीं है, खाली रिस्पेक्टेड सर या तो रिस्पेक्टेड मैडम ये लिखा जाता है अभिवादन करके। फिर उसके बाद पत्र का मुख्य भाग, यानी कि जो हम पत्र में लिखना चाहते हैं वो। इसके बाद आता है पता। तो पता यहाँ पर जो दिया गया है पता, वो मान लो आप यदि पोस्ट कार्ड या तो अंतर्देशीय कदवा वगैरह लिखते हैं तो आप कभी देखा नहीं होगा आपने, आज के समय में ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पीछे उसका एक पाने वाला जो जिसको भेजा गया जा रहा है, पाने वाला जो है उसका पता लिखने का एक पूरा एक स्थान होता था, जहाँ पर उसका नाम, फिर पाने वाले का नाम, फिर पाने वाले का नंबर, मोहल्ला या सोसाइटी, कॉलोनी का नाम, यदि यह कोई सीमा चिन्ह रूप स्थान है तो उसका नाम, कोई रास्ता विशेष है तो उसका नाम आदि इस प्रकार से लिखा जाता था। और तो ये है पत्र लेखन के मूल अंग। पहले पत्र लिखने वाले का नाम तथा दिनांक, फिर संबोधन, फिर पत्र का विषय। यदि हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, किसी व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो विषय आता है। विषय के बाद अभिवादन, अभिवादन के बाद पत्र का मुख्य अंग, और उसके बाद यदि दाईं ओर से शुरू किया है तो दाईं ओर, और बाईं ओर से शुरू किया है तो बाईं ओर पत्र का समापन। पत्र का समापन में भी हम जो बहुवचनीय और योर ट्रस्टवर्दी, और यदि कोई अनौपचारिक पत्र है, निजी पत्र है, तो तुम्हारा भाई या तो तुम्हारा मित्र, ऐसे करके हम उसका समापन करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पत्रों के नमूने दिए गए हैं। पत्राचार देखो आपको यहाँ पर किस तरह से एक सिद्धार्थ मेहता नामक व्यक्ति है, तो सिद्धार्थ मेहता का नाम है, फिर उसका एड्रेस है, पता है, दिनांक है, फिर किसको लिखा गया है, तो सेवा में जो कार्यपालक अभियंता है, मानी एक निजी प्रकार का पत्र नहीं है लेकिन व्यावसायिक प्रकार का पत्र है। तो उसमें व्यावसायिक प्रकार के पत्र में जैसे ही पाने वाले का पता खत्म होता है
तुरंत हम विषय जो है वो लिखते हैं और विषय के बाद हम अभिवादन करते हैं, जिसे पत्र लिखा गया तो महोदय या तो रिस्पेक्टेड, और उसके बाद अंत में पत्र लिखने वाला है उसका नाम। फिर ये दूसरा भी है, बस सेवा संबंधी, ये भी शिकायती पत्र है, इसलिए इसमें भी वही चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। पहले पत्र लिखने वाले का, यदि मान लो कोई ऐसा पत्र, सेवा संबंधी पत्र कोई पूछा गया है, बराबर, तो उसे आपको इस ढंग से लिखने का कि जिसमें विषय वगैरह आता है। या तो निजी पत्र है, मित्र को पत्र, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं आती। निजी पत्र में तो मित्र को पत्र या तो पिताजी को पत्र है तो पत्र लिखने वाले का नाम, पता, दिनांक, डायरेक्ट अभिवादन, प्रिय मित्र या तो पूज्य पिताश्री, फिर पत्र का मूल अंग और अंत में उसका जो समापन करना है वो। तो ये पत्र के नमूने भी मैं आपको भेज रहा हूँ, शायद आपको पूछे इसी में से, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी और पत्राचार के जो नमूने थे वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके साथ साथ हम देखने जा रहे पूरक वांचन के 3 लेसन, वो आपको मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से भेजता हूँ। बी विथ मी।